नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 2 जून से 9 जून तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न शामिल किए गए हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट साथ जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा, सभी प्रश्न को नोट करते चलिएगा, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूर लिखिएगा, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम के समय रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मसूरी में। मसूरी में दोस्तों भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, राज्य में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नामक पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किया है। पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम 1 जून से 2 जून 2024 को मसूरी शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये कार्यक्रम दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि नक्षत्र सभा का जो खगोल पर्यटन कार्यक्रम है, तो वह मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया था 1 जून से 2 जून के मध्य। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग की ओर से जारी राज्यवार केंद्र शासित आंकड़ों में उत्तराखंड का प्रदेश में स्थान है, देश में स्थान है। तो उत्तराखंड का देश में दोस्तों 33वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखने आपको कि चुनाव आयोग की ओर से एक आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें दोस्तों राज्यवार और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों में उत्तराखंड का 33वां स्थान रहा है। मतलब जो दोस्तों आपके अभी आम चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव, ठीक है, तो उसमें किस राज्य में कितने प्रतिशत मतदान किया गया, उसी में उत्तराखंड का 33वां स्थान है। ठीक है, आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की ये सूची जारी की गई थी, जिसमें सिर्फ 3 जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं, तो वह उत्तराखंड से नीचे हैं, जहां पर उत्तराखंड से कम मतदान हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चुनाव आयोग की ओर से जारी राज्यवार केंद्र शासित आंकड़ों में देश में उत्तराखंड का 33वां स्थान रहा, और हिमालय राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड का 10वां स्थान है। ठीक है, मतलब आपके वर्तमान में कुल 9 हिमालय राज्य हैं और 1-2 जो हैं दोस्तों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इनमें जो उत्तराखंड का स्थान है तो वह 10वां स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उर्मी नेगी। ये दोस्तों गढ़वाल की रहने वाली हैं, ठीक है, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, पौड़ी जनपद की रहने वाली उर्मी नेगी गढ़वाली अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक हैं। इन्हें साल 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार इन्हें क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी सुवेरो घाम द्वितीय के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट 2024 का शुभारंभ राज्य में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नैनीताल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपको याद रखना है कि नैनीताल में गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नैनीताल में आयोजित 19वें गवर्नर्स गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ जो किया तो वह राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया है। नैनीताल के राजभवन में 7 जून से 9 जून तक चलने वाले इन गोल्फ टूर्नामेंट में देश भर के 121 गोल्फर प्रतिभाग कर रहे हैं। ठीक है, तो नैनीताल के राजभवन में दोस्तों इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ किया था राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन निम्न में से किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में दोस्तों राजकीय शौर्य महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है तो वह भवानी दत्त की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भवानी दत्त जो हैं तो यह उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता हैं। ठीक है, इन्हीं की स्मृति में चमोली जिले के थराली के चेपड़ो
गांव में 3 दिवसीय राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन जो किया गया दोस्तों 6 से 8 जून तक किया गया। ठीक है, इस मेले में दोस्तों देश के लिए शहीद होने वाले वीरों के परिवारों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस मेले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय मेला भी घोषित किया है। छठा प्रश्न है आपका कि तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का जो आयोजन किया गया तो वह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 दिवसीय तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 5 से 7 जून 2024 तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित की जा रही है। ठीक है, और इसकी दोस्तों जो थीम रही तो वह है आपकी रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांसिशंस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस बैठक की जो दोस्तों थीम है तो वह है आपकी रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कांग्रेस ट्रांसिशंस। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं। तो ये थी दोस्तों रुचिरा काम्बोज। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रुचिरा काम्बोज। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी। ठीक है, ये दोस्तों रिटायर हो चुकी हैं, 65 साल की इनकी आयु हो चुकी है। ठीक है, और ये दोस्तों वरिष्ठ IAS अधिकारी थी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कौन सा पेड़ लगाया। तो ये लगाया है दोस्तों पीपल का पेड़। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ये दोस्तों नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है दिल्ली में एक पेड़ लगाकर, और यह पेड़ दोस्तों पीपल का है। ठीक है, डिटेल जानेंगे तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनारोपण द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया है। ठीक है, और यह पौधा कहाँ लगाया तो दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में। दोस्तों नीम और तुलसी के साथ जो पीपल का है वृक्ष तो वह दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। ठीक है, और 2024 के पर्यावरण दिवस की जो थीम रही तो वह दोस्तों अवर लैंड अवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रेस्टोरेशन। ये दोस्तों इसकी थीम थी, आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा थीम पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा दोस्तों भारत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिगो जून 2025 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। IATA ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस अवसर पर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा है कि IATA की वार्षिक आम बैठक 42 साल बाद भारत में होगी। IATA 1945 में स्थापित विश्व की एयरलाइनों का एक व्यापार संघ है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है। तो ये मिली है दोस्तों असम राज्य में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है आपको कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आगामी IIM का मार्गदर्शन करेगा, जो कामरूप जिले के माराभिटा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 11 प्रश्न है कि चांगी 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर
किस देश द्वारा भेजा गया है? तो ये भेजा है दोस्तों चीन देश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। याद रखना है आपको कि चांग-E6 यान ये दोस्तों चंद्रमा पर भेजे जाने वाला एक यान है जो चीन देश के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, आपको इस तरह से भी याद रखना है कि चांग-E6 क्या है? तो ये दोस्तों एक चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के पिछले दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में सफलतापूर्वक उतरा। यह चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला पहला मानव रहित मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर अध्ययन करना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपको याद रखना है कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला ये यान पहला मानव रहित मिशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है फ्रेंड्स, हर साल 3 जून 2024 को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस परिवहन के टिकाऊ और पर्यावरण समर्थित तरीके को अपनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की। ठीक है, और ये दोस्तों प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए ठीक है ये दोस्तों दिवस शुरू किया था 2018 में। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिला है दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में नीले रंग की चैंटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखना है आपको कि नीले रंग की चैंटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई अरुणाचल प्रदेश राज्य में। फ्रेंड्स, भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में एक विशिष्ट प्रकार की नीले रंग की चैंटी की प्रजाति की खोज की। ठीक है, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। ठीक है, ATREE शोधकर्ताओं के अनुसार इस प्रजाति का नाम पैराट्रेचिना नीला रखा गया है। ठीक है, जो आम लाल, काली या भूरी चींटियों से अलग है। अगला प्रश्न है, क्लाउडिया शिनवाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिनवाम ये दोस्तों मैक्सिको देश की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो ये की है दोस्तों दक्षिण कोरिया देश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। दक्षिण कोरिया ने इसे कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम दिया है। दक्षिण कोरिया ने साल 2032 में अपने पहले चंद्र मिशन की योजना बनाई है। तो ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया देश ने चंद्रमा पर एक मिशन भेजने की जो रणनीति बनाई तो वह दोस्तों 2032 तक बनाई है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों मालदीव देश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मालदीव देश ने दोस्तों इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, डिटेल जानेंगे क्वेश्चन की। तो दोस्तों हाल ही में मालदीव देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच मालदीव ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर लगा प्रतिबंध हटाया था और साल 2010 में फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए थे।
19वां प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों सेबी के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सारथी 2.0 ये पहल जो शुरू की, यह है दोस्तों सेबी संस्था ने जारी की है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी ने दोस्तों जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर के iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सारथी ऐप का पहला संस्करण जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए एक नियामक संस्था है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी हरियाणा। तो हरियाणा ने दोस्तों वायु प्रदूषण से बचने के लिए ठीक है समझौता किया है विश्व बैंक से। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने बताया है कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो ये दी है दोस्तों ऑप्शन वी स्लोवाकिया ने। ठीक है, तो ऑप्शन वी हमारा सही रहेगा कि फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर जो मान्यता दी तो वह स्लोवाकिया देश ने दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श सेवा यह दोस्तों आपकी रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो स्पर्श सेवा का संबंध रक्षा मंत्रालय से है। फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, स्पर्श पहल। अगला प्रश्न रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नाटो पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? ठीक है, जो दोस्तों नोटा होता है, ठीक है, मतलब अगर आपको किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है तो आप नोटा का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो नोटा वाला बटन दबाया गया सर्वाधिक बार तो वह दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट पर दबाया गया। ठीक है, और ये दोस्तों 2 लाख से अधिक वोट डले हैं नोटा बटन पर। ठीक है, आपको याद रखना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े। गौरतलब है कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति वम ने नामांकन वापस ले लिया और वह दोस्तों बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस प्रकार दोस्तों सर्वाधिक वोटों जो नोटा पर पड़े तो वह 2,18,674 वोट डले, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों रोहित शर्मा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 से अधिक छक्के लगा चुके हैं। ठीक है, अगला भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर हैं। साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तान भी बन गए हैं। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों बिहार राज्य के रामसर
साइट को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। फ्रेंड्स, भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए आर्द्र भूमि घोषित किया है। यह आर्द्र भूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। बात करेंगे कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो दोस्तों यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर है 175 साइट्स के साथ। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो ये क्या है दोस्तों? अडानी पावर लिमिटेड से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। फ्रेंड्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3500 करोड़ से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों सिक्किम राज्य में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिक्किम राज्य में दोस्तों हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही दोस्तों पूर्वी सिक्किम के चांगहू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन भी किया। यह प्रोजेक्ट सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 6.5% पर। ठीक है, तो मौद्रिक नीति दोस्तों इस बार भी सेम रही 6.5% पर। ठीक है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो दोस्तों आरबीआई जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रखी। आरबीआई ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दरों को बरकरार रखने का फैसला किया। एमपीसी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव किया था। साथ ही दोस्तों वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद भी जताई है। अगला प्रश्न है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों कमल किशोर सोन को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बनाए गए हैं दोस्तों कमल किशोर सोन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है तो वह दोस्तों 7 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से सदस्यों देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। यह दिवस हर साल एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है जो इससे जुड़े अभियानों की मदद करता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। हमने इस क्लास में 31 प्रश्नों को देखा। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के साथ ही दोस्तों हमने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ा, क्योंकि दोस्तों आपका उत्तराखंड में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के अलावा कोई भी एग्जाम देते हैं तो दोस्तों आपको उन एग्जाम में भी यह क्लास हमारी मदद करेगी। यह दोस्तों हमारी हर वीक के लास्ट में मतलब संडे को क्लास आती है। हर वीक की आपको करंट अफेयर क्लास देखनी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जाना है जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा।
ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।